तो जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वार सेकंड की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई 1939 से लेके 1945 तक, इसमें दो ग्रुप्स थे। एक था एलीड और दूसरा था एक्सिस। एक्सिस में तीन पावर्स थे, इटली, जर्मनी और जापान। और एलीड पावर्स में थे यूएस, यूके, यूएसएसआर और उनके साथ साथ फ्रांस। तो वर्ल्ड वार सेकंड में कौन से इवेंट्स रहे, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे, इसके जो काजेज या इम्पैक्ट्स रहे वो क्या है, लेट्स सी। सबसे पहली बात जो है वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से, कुछ बड़े रीजंस है, बोल्ड रीजंस जिनकी वजह से वर्ल्ड वार सेकंड वजूद में आ गया। पहली बात यह है, जो वर्ल्ड वार सेकंड से पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, वो यूरोप में रहा। तो उस वर्ल्ड वार फर्स्ट के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल लगाया गया वो जर्मनी को ठहराया गया, और उस वर्ल्ड वार फर्स्ट के जो चैंपियंस निकले वो ब्रिटिश और फ्रांस निकले। अब जो वर्ल्ड वार सेकंड के रीजंस रहे वो क्या रहे। सबसे पहली बात, वर्ल्ड वार फर्स्ट का हिसाब किताब इनकम्प्लीट माना गया और जर्मनी पर कुछ समझो जुर्माना किया गया, कुछ लैंड्स उसको सरेंडर करने हैं, हथियारों पे रोक लगा दी गई, उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज पे रोक लगा दी गई। उस ट्रीटी को जो साइन किया कुछ वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ने साइन किया जर्मनी के अगेंस्ट, वर्साइल्स पैलेस ऑफ इटली 1919 में, इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। उसको जर्मनी कंसिडर करती है अनजस्ट ट्रीटी। और दूसरा रीज़न है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। खुद लीग ऑफ नेशंस बनाई यूएस के जो आइडियलिस्टिक अप्रोच के बानी है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वुड्रो विल्सन। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का मशवरा दिया था ताकि वर्ल्ड में आइडियलिज्म आए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आए, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन हो। लेकिन खुद अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया, कुछ ही देशों ने इसको ज्वाइन किया, कुछ देश इसको ज्वाइन करके चले गए, कुछ देशों को मना था कि वो ज्वाइन नहीं कर सकते। लिहाजा ये भी एक नाकाम ऑर्गेनाइजेशन थी और इसी की वजह से वर्ल्ड वार सेकंड भी हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस जनवरी 1920 में बनी थी। कुछ दो तीन पावर्स थे जिन्होंने सर बाहर निकाले और नेबरिंग टेरिटरीज पे काबिज होना चाहा, लाइक फैसिस्ट अपसर्ज इन यूरोप। इटली एक फैसिस्ट कंट्री, जर्मनी एक नाजिस्ट कंट्री। तो इटली और जर्मनी ने चाहा कि हम नेबरिंग टेरिटरीज पे काबिज हो जाए। इटली के जो रूलर थे फैसिस्ट मसोलिनी, और जर्मनी के जो थे वो नाजिस्ट हिटलर थे। और उसके साथ साथ एशिया में भी इसका इम्पैक्ट रहा। एशिया में इम्पेरियल जापान आ गया, एशिया में इम्पेरियल जापान आ गया कि जापान ने भी नेबरिंग टेरिटरीज पे काबिज होना चाहा। तो इन तीन ममालिक ने ये पॉलिसी जो अख्तियार की, इसकी वजह से भी वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। अपीजमेंट पॉलिसी, खामोशी अख्तियार करेंगे हम, जर्मनी इटली क्या करेंगे, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ब्रिटिश और फ्रांस की खामोशी भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल रही, वो जर्मनी को नहीं रोक पाए तब तक जब तक कि तबाही हो गई। तो अपीजमेंट पॉलिसी उन्होंने इनिशियली इख्तियार की थी, जब तक कि पूरी तरह से जर्मनी का कब्जा होने लगा मेन लैंड यूरोप पे, तब जाके ये जाग गए। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड वर्ल्ड वार सेकंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वर्ल्ड वार सेकंड के क्या है। 22 जून 1941 ऑपरेशन बर्बरोसा। ऑपरेशन बर्बरोसा में क्या होता है, हिटलर जो है वो अटैक करता है रशिया को। उससे पहले जर्मनी और रशिया की एक ट्रीटी साइन हुई थी कि हम एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन इस्तेमाल ना करें, लेकिन हिटलर ने उस ट्रीटी को ब्रेक करके रशिया पर अटैक किया। सितंबर 1941 जापान अमेरिकन नेवी बेस पेर्ल हार्बर पर अटैक करता है, बर्मा को हमला करता है, हांगकांग जो ब्रिटिश के तहत था उसको कब्जा करता है, और फिलीपींस पे भी अटैक करता है जापान। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, अमेरिकन जो एंट्री होती है वर्ल्ड वार सेकंड में, वो इसी जापान अटैक ऑन पेर्ल हार्बर जो सितंबर 1941 को होती है, उसकी वजह से अमेरिका इस वर्ल्ड वार सेकंड में घुस जाता है। तो अमेरिका फिर ब्रिटेन के साथ मिलकर डिक्लेयर करते हैं जापान पे वार। ये जो वर्ल्ड वार सेकंड थी ये रशिया तक पहुंच चुकी थी, और रशिया में इटली जो थी लेनिनग्राड पे वो काबिज हो चुके थे, आज उसका दूसरा नाम है। तो वहाँ पर जब रशिया ने इटली को चारों साइड से घेर लिया, तो इटली ने आखिरकार सरेंडर किया एलीड फोर्स के बीच, क्योंकि एलीड फोर्स को लीड कर रही थी वहाँ रशिया और बाकी कंट्रीज़ की भी फौज थी। तो सितंबर 1943 में इटली सरेंडर करती है।
6 जून 1945 को डी डे, डी स्टैंड्स फॉर डे, तो वार ऑफ नॉर्मेंडी, जब बहुत सारे लैंड्स जर्मनी से वापस लिए जाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ एलीड पावर्स, दैट वाज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ एलीड फोर्सेस अगेंस्ट जर्मनी। 6 ऑफ जून 1944। अब जर्मनी जो है मार्च 1945 से दो साइड से गिरी हुई थी। वेस्टर्न साइड से भी उसको हमले हो रहे थे, तो ईस्टर्न साइड से रशिया भी उस पर हमले कर रहा था। वेस्टर्न से राइनलैंड के बीच पहुंच रही थी एलीड फोर्सेस, और ईस्टर्न साइड से सोवियत यूनियन बर्लिन के करीब पहुंच रही थी। तो 30 अप्रैल को जब 1945 में जब हिटलर को लगा कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने खुदकुशी कर दी। तो कुछ दिनों के बाद ही जर्मनी भी सरेंडर करती है। तो इटली और जर्मनी सरेंडर करने के बाद अब सिर्फ एक्सिस पावर्स में जापान थी। तो जापान को अगस्त 1945 में 6 और 9 अगस्त लिटिल बॉय एंड फैट मैन के दो एटम बम, जिनके नाम है लिटिल बॉय एंड फैट मैन, वो गिराए जाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर। लिहाजा जापान तबाह हो जाता है और फाइनली जापान ऑफिशियल सरेंडर करता है 14 अगस्त 1945 को। लिहाजा वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो इख्तिताम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसके फीचर्स क्या रहते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के? ये एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट ग्लोब पे फैला ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट जो सिर्फ यूरोप में रहा, ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उसके साथ साथ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में भी फैलता गया। 4 गुना ज़्यादा तबाही हुई एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट। होलोकास्ट ऑफ ज्यूज भी इसके दौरान हुआ। जापान दो फ्रंट्स पे लड़ रहा, जर्मनी दो फ्रंट्स पे लड़ रहा था, और ये फर्स्ट एंड लास्ट न्यूक्लियर वार था आज तक। और इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे, कंसिक्वेंसेस, मुज़र असरात क्या रहे। फिर जो फैशिज़म थी इटली की, मसोलिनी की जो आइडियोलॉजी थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह नाजिज़म जो जर्मनी की आइडियोलॉजी थी हिटलर की, वो भी ख़त्म हो गई। यूरोप का डिवीज़न हुआ, उसको आयरन कर्टेन के नाम से लोकेट किया। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने एक इमेजनरी लाइन उसने ड्रा की कि ये ईस्टर्न वाली कंट्रीज़ कम्युनिस्ट है और वेस्टर्न वाली कंट्रीज़ जो यूरोप की है वो कैपिटलिस्ट है। तो उनको उन्होंने नाम दिया, सेपरेशन का जो उनके बीच लाइन है वो आयरन कर्टेन से उसने लोकेट किया, एक इमेजनरी लाइन। तो यूरोप बट गया वेस्ट और ईस्ट यूरोप में। कोल्ड वार स्टार्ट हुई राइट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। बाइपोलर वर्ल्ड वजूद में आ गई, 2 पोल्स 2 सेंटर्स ऑफ पावर, यूएस एंड यूएसएसआर। फॉल ऑफ जर्मनी, फॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और उसी की वजह से यूएस और यूएसएसआर चैंपियन बने वर्ल्ड वार सेकंड के। जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गई, इसके रूट्स हिल गए, तो डिकॉलोनाइजेशन, दैट मीन्स इम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई और बहुत सारे देश आज़ाद होने लगे। और जब वो देश आज़ाद होने लगे तो एमरजेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वजूद में आ गई और यूनाइटेड नेशंस की क्रिएशन भी हो गई ऑन 24 अक्टूबर 1945।